इंसान अपनी जिंदगी में रोज न जाने कितना ही वक्त फालतू की बातों में गुजार देता है और ये सारी फालतू की बातें किसी व्यक्ति के जीवन को कहीं से कहीं तक भी सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करने वाली हैं। तो बजाय इन फालतू की बेवजह की बहुत सारी बातों के कुछ विषय, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी होना, अवेयरनेस होना हम सभी के लिए ज़रूरी है, ताकि हमारे साथ साथ हमसे जुड़े हुए लोगों का जीवन भी बेहतर हो सके। भविष्य में ऐसा वातावरण बन सके, ऐसा समाज बन सके, ऐसे लोग बन सकें जो ना तो खुद के लिए और ना ही किसी और के लिए टॉक्सिक हों। आज अगर हम आसपास ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, तो देखेंगे कि ऐसे कई लोग हैं जो खुद के लिए तो विषैले हैं ही, पर ये इनके साथ जुड़े लोगों का जीवन भी विषैला बना देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिज्म। सो व्हाट इज नार्सिसिज्म? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसके बारे में पहले से जानते हो कि ये क्या है, और कुछ लोग इस शब्द को पहली बार सुन रहे हो कि आखिर ये क्या है। नार्सिसिज्म शब्द आया है ग्रीक माइथोलॉजी से। ग्रीक माइथोलॉजी में इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी है जो कि काफी पुरानी है, पर उससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। इसका मतलब है आत्ममुग्धता, और स्पष्ट करें तो अहंकार। नार्सिसिज्म एक ट्रेट है, और जिस व्यक्ति में नार्सिसिज्म के ट्रेट्स होते हैं उसे नार्सिसिस्ट कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में समझें तो किसी व्यक्ति में मैं और बस मैं की भावना का होना। असल में यह सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी होती है। सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत महत्व देते हैं। जो नहीं जानते हैं कि नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्ट ये सब क्या है, उनके मन में ये सवाल आ सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे भी रहा है तो इसमें गलत क्या है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, दूसरों से इतना मतलब नहीं रखते हैं। इंसान खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा है। तो बात जब तक इतनी ही है कि व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है तब तक ठीक भी है, यहाँ तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंसान किसी और से ज़्यादा मतलब नहीं रख रहा है, तो वो दूसरे लोगों की लाइफ में दखल भी नहीं दे रहा है। पर एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने आप को, अपनी नीड्स को इतना ऊपर रखता है, इतनी इम्पोर्टेंस देता है कि वो दूसरों को अब्यूज करने लगता है, किसी और के लिए ट्रॉमेटिक हो जाता है। दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने की जो क्षमता होती है वो एक नार्सिसिस्ट में ना के बराबर होती है, या सिलेक्टिव होती है। बस ये लोग समझते ही नहीं है या समझना ही नहीं चाहते कि सामने वाले व्यक्ति की भी कोई नीड्स हैं, कोई इम्पोर्टेंस है। ये लोग जीते जागते शैतान होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं। जो लोग इनसे जुड़े होते हैं, इनके क्लोज होते हैं, ये उनकी लाइफ भी टॉक्सिक बना देते हैं, अपने आसपास का पूरा माहौल जहरीला बना के रख देते हैं। NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब जब आपकी पर्सनालिटी अलग होती है दूसरों से, वो भी नेगेटिव सेंस में। जिन लोग को एक्सट्रीम नार्सिसिज्म होता है ना, वो लोग आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप जीना भूल जाएंगे। आप अपनी जिंदगी तक खत्म कर सकते हैं ऐसे लोगों की वजह से। मेल विक्टिम भी होते हैं, पर फीमेल विक्टिम ज़्यादा होती हैं, क्योंकि नार्सिसिज्म मेन में ज़्यादा होता है, विमेन में कम। कुछ लक्षण हैं जो इनमें देखे जाते हैं। ये लोग अगर किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में गए हैं और वहाँ इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना मिले, तो ये लोग वहाँ ज़्यादा देर तक रुकेंगे ही नहीं। इनको हमेशा लोगों से अटेंशन चाहिए होती है। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लोग बहुत खास हैं तो बहुत खास लोगों से ही बात करेंगे। ये ऐसा ख्याल रख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, मेरे सामने कुछ नहीं है, तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, इससे नहीं मिलूँगा। ये लोग हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत डरते हैं, अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, एकदम खोखले, पर दूसरों को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि बहुत पावरफुल हो। जो लोग इनसे ज़्यादा पावरफुल होंगे उनसे ये कभी कुछ नहीं कहेंगे, उनके सामने तक जाने से कतराएंगे। पर जो लोग इनसे कमज़ोर होंगे, वीक होंगे, इन पर डिपेंड होंगे, ये अपनी सारी पावर उन लोगों को दिखाएंगे, अपना सारा गुस्सा उन लोगों पर उतारेंगे। और ज़्यादातर ये लोग ऐसा उनके साथ करते हैं जो इनके काफ़ी क्लोज होंगे और बहुत सीधे साधे होंगे, दिल के बहुत अच्छे होंगे, दूसरों की सारी गलतियां भूलकर ज़रा में माफ़ कर देंगे। ये उनको अपना निशाना बनाते हैं, उन पर अपना गुस्सा उतारते हैं। ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, जबकि ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
कोई भी इंसान नार्सिसिस्ट हो सकता है। हस्बैंड अगर नार्सिसिस्ट है तो वो अपनी वाइफ की जिंदगी नरक बना के रख देगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक पर्सन अगर नार्सिसिस्ट है तो वो सामने वाले पर्सन को इतना कंट्रोल करेगा, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि सामने वाला इंसान दोबारा कभी रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचे भी ना। इनकी सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है। ये लोग फेलियर से बहुत डरते हैं। इनके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति होती ही नहीं है। होगी भी तो अगर इनकी खुशी के लिए है तो हो सकती है, अदरवाइज दूर दूर तक नहीं। जैसे कोई नार्सिसिस्ट किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, उसे बहुत भला बुरा सुना रहा है और वो बेचारा डरा हुआ है, चुपचाप सुन रहा है, रोने लगा हो, तब भी इसे उस सामने वाले व्यक्ति पर जरा सी भी दया नहीं आएगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके इस शैतान जैसे बर्ताव से सामने वाले व्यक्ति पर क्या गुजर रही होगी। सामने वाला जाए भाड़ में, इन्हें बस अपना गुस्सा निकालना होता है और सामने वाला इनकी 1000 बातें सुनकर इन्हें 1-2 बातें बोल भी दे या इन्हें रोकने की कोशिश करे, भले ही समझदारी की बात बोल रहा हो, झगड़ा ना करने के बारे में बोल रहा हो, तो इनको और गुस्सा आता है और ये और चिल्ला चिल्ला कर उसे दबाने की कोशिश करते हैं कि तू मेरे सामने कैसे बोल सकती है या बोल सकता है, व्हाटएवर। कई बार ये लोग फिजिकल भी हो जाते हैं, मारने पीटने तक आ जाते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये गुस्से में है, इनका मूड खराब है, तो ये चाहे जितना गुस्सा करें, जितना चाहे चिल्लाएं, सामने वाले व्यक्ति को कितना भी बुरा बोलें, उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, पर सामने वाला बस चुपचाप सुनता रहे, रोता रहे, सहन करता रहे, पर इनको कुछ भी ना कहे, सवाल तक ना करे कि आखिर ये इतना बुरा व्यवहार कर क्यों रहे हैं। ये अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, जरा सा भी नहीं। अगर आपने इनको कुछ बोल दिया कि आप यहाँ पर गलत हो, मान ही नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि इनमें कोई गलती हो सकती है। उल्टा आप इनके दुश्मन बन जाते हैं, आपसे नफरत करने लगेंगे। जिन बातों पर 1% भी ध्यान नहीं देना चाहिए, 100% इग्नोर करने लायक होंगी, उन बातों को लेकर भी झगड़ा स्टार्ट कर देंगे, दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा अपने इस बिहेवियर को कैरी करते हैं। जब इनको लगने लगता है कि सामने वाला इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, अब वो डरने वाला नहीं है, तो फिर ये अपना पूरा व्यवहार चेंज कर देते हैं, बहुत अच्छे से पेश आने लगते हैं। सामने वाले व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद ये इंसान बदल चुका है या मैंने ही इसे ज्यादा बुरा समझ लिया था, ये बेचारा तो कितना अच्छा है। पर जैसे ही सामने वाला दोबारा इनके कंट्रोल में आया, फिर से वही चीजें स्टार्ट। अगर ये किसी से पहली बार मिल रहे हैं और उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो इनका बिहेवियर उसके लिए इतना अच्छा होगा कि उस व्यक्ति को लगने लगेगा कि इससे अच्छा इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। जब वो व्यक्ति इस इंसान से जुड़ जाएगा तो कुछ वक्त के बाद उसे एहसास होगा कि सब दिखावा था, वास्तव में इससे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता है। इनकी आदत होती है, जब गुस्सा करते हैं तो लोगों को बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। शब्दों की मर्यादा क्या होती है, इसकी नॉलेज इन्हें दूर दूर तक नहीं होती। जितने बुरे से बुरे शब्द, जितने निचले स्तर के शब्द होंगे इनकी डिक्शनरी में, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे सामने वाले को बेइज्जत करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए। फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिलेगी और इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये शब्दों की मर्यादा को तोड़कर कब का बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और फिर ये भी नहीं देखते कि वो सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसके साथ इनका रिश्ता क्या है। गैस लाइटिंग करते हैं, दूसरे व्यक्ति पर इतना आरोप लगाएंगे, इतना ब्लेम करेंगे, उसे इतना नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो बेचारा अपनी अच्छाइयों के लिए भी अपने आप को गुनहगार महसूस करने लगेगा। इतना बुरा बोलते हैं, इतना बुरा बोलते हैं कि कई बार सामने वाले व्यक्ति को खुद पर डाउट आने लगता है कि क्या सच में मैं ऐसा हूं। ये लोग ईगो में रहते हैं, बहुत ईगो होगा, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझेंगे। खुद की कमियों के लिए, खुद की गलतियों के लिए भी दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगे। ये लोग सामने वाले व्यक्ति को जो इनसे जुड़ा है उसे डिमोटिवेट भी बहुत करते हैं, बहुत कमियां निकालेंगे, भले ही वो इंसान कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। बात बात में ताना मारने की आदत होगी। अगर माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, तब भी ये मुंह खोलेंगे तो कुछ बुरा ही बोलेंगे, ताना मारते रहेंगे और तब तक चुप नहीं होंगे जब तक सामने वाला कुछ जवाब ना दे दे, कुछ बोल ना दे। और जब आपने जवाब दिया, इनका गुस्सा 7वें आसमान पर। ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, 1 नंबर के झूठे होते हैं।
ये कोई भी रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चला सकते, इनकी किसी से नहीं बनती, ना तो फैमिली में ना फ्रेंडशिप में। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है इनमें, अपने आप की प्रशंसा करते रहेंगे, दूसरे लोगों की आलोचना करते रहेंगे। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, अपना काम बनाने के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। सामने वाला इंसान क्या करना चाहता है क्या नहीं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस सामने वाले को अपना डिसीजन बता देते हैं कि तुम्हें ये करना है, दैट्स इट। इनका असली रूप, इनका असली चेहरा, इनका बिहेवियर दूसरे लोगों के सामने ना आ जाए, इस बात का डर भी रहता है इनमें। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि नार्सिसिस्ट है, तो उसका बिहेवियर अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर चिल्लाना, गुस्सा करना, मारपीट करना, पूरे घर का माहौल जहरीला बनाकर रख देगा। परिवार के लोग चैन की सांस लेने को तरस जाएंगे। बच्चे अगर इसे देखें तो सहम कर ऐसे कोने में चले जाएं जैसे कोई शैतान देख लिया हो। वाइफ अगर इसे चाय का कप दे तो उसमें भी 10 बार सोचे, क्योंकि इसने माहौल ऐसा बनाकर रख दिया है अपने घर का, अपने परिवार का। खाना पसंद नहीं आएगा तो खाने की प्लेट फेंक देगा, चाय पसंद नहीं आई तो चाय का कप फेंक दिया। अपनी वाइफ के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, पूरे परिवार में दहशत का माहौल बनाकर रखेगा। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को हमेशा ही दूसरे लोगों से या खुद से ही कंपेयर करेगा और दूसरे लोगों के सामने अपनी ऐसी छवि बनाकर रखेगा जैसे कि बहुत अच्छा इंसान हो, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखता हो। कोई बाहर वाला इससे पहली बार मिले तो उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाए कि ये अपनी फैमिली में किसी से ऊंची आवाज में बात भी करता होगा। दूसरे लोगों को तो यही लगेगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, पर वास्तव में ये कैसा है वही लोग जानते होंगे जो इसके साथ रह रहे होंगे। ऐसा क्या कारण है कि कोई इंसान नार्सिसिस्ट बन जाता है? तो किसी व्यक्ति के नार्सिसिस्ट बनने के पीछे कुछ कारण होते हैं। मेन रीजन होता है बैड पेरेंटिंग या प्रॉपर पेरेंटिंग का ना होना, बचपन में एक अच्छी परवरिश का ना मिल पाना। एक बच्चा अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताता है अपने पेरेंट्स के साथ। बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा क्या नहीं ये दूसरी बात है, पर ये एक अच्छा इंसान बनेगा या नहीं ये पहली और बहुत जरूरी बात है। आज यदि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही हो, पेरेंट्स उसकी हर डिमांड पूरी कर रहे हो, भले ही वो डिमांड अननेसेसरी क्यों ना हो, बच्चा यदि गलतियां कर रहा है तो उसकी गलतियों को पूरी तरह से इग्नोर कर उसे हर चीज में सपोर्ट करना। बच्चा यदि गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है और उसे उसकी गलतियों के लिए शुरुआत से ही रोका नहीं जा रहा है, उसे सही और गलत की सीख नहीं दी जा रही है, तो ये बच्चा आगे चलकर एक नार्सिसिस्ट बन सकता है। क्योंकि इसके बचपन में इसकी गलतियों के लिए इसे रोका नहीं जा रहा है, सही और गलत की सीख नहीं दी जा रही है, तो आगे चलकर भी ये यही बिहेवियर रख सकता है कि मैं तो गलती कर सकता हूँ, मैं तो किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी से भी झगड़ा कर सकता हूँ। ये सब इसको नॉर्मल लगेगा, जो कि नहीं है। क्योंकि इसकी फैमिली से, इसके पेरेंट्स से इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, तो इसके अंदर यही रहेगा कि मुझे सभी से इंपॉर्टेंस मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसकी हर डिमांड पूरी की जा रही है तो इसे ना सुनने की आदत भी नहीं होगी। आज अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो बजाय उसे समझाने के कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप यहाँ पर गलत हो, उसे सपोर्ट किया जा रहा हो। क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि चलो बच्चा है, कोई बात नहीं। तो जब फ्यूचर में कोई इसको इसकी गलती बताएगा कि ये जो आपका बिहेवियर है सही नहीं है, ये जो तरीका है सही नहीं है, या यहाँ पर आप गलत हो, तो ये उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, ये अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेगा। या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसे काफी ज्यादा निगलेक्ट किया गया हो, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना दी गई हो, उसे बहुत डांटा गया हो, मारा पीटा गया हो, उसकी टॉक्सिक पेरेंटिंग रही हो, उसके पेरेंट्स ने हमेशा ही उसको दूसरे बच्चों से या खुद से ही बहुत ज्यादा कंपेयर किया हो। अपने ही बच्चे को ऐसा बोलना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपने ही बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ देना, तो ये बच्चा भी आगे चलकर एक नार्सिसिस्ट बन सकता है। इसके अलावा पेरेंट्स अगर नार्सिसिस्ट हैं तो बच्चा भी नार्सिसिस्ट बन सकता है। बच्चा अपने घर में जैसा देख रहा है वैसा ही तो सीखेगा, वैसा ही तो व्यवहार करेगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा तनाव में रहा हो, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, तो ये बच्चा भी आगे चलकर एक नार्सिसिस्ट बन सकता है। इसके और भी कुछ रीजन हो सकते हैं,
पर हर बच्चा नार्सिसिस्ट नहीं बनता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी समझदार और जिम्मेदार बन जाते हैं। उन्हें बचपन से ही समझ आने लगता है कि ये जो सब हो रहा है उसके आसपास, उसके घर में, ये सब सही नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चा नार्सिसिस्ट नहीं बनता, बल्कि काफी समझदार और जिम्मेदार बन जाता है, जो कि काफी रेयर है। अब देखते हैं कि इन सब का समाधान क्या है। एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना सच में बहुत मुश्किल होता है। ये किसी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, उसके साथ फंस गए हैं, तो आपके लिए सबसे सही ऑप्शन यही हो सकता है कि जितना जल्दी हो सके आप इस व्यक्ति से अलग हो जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सुधर जाएगा, कुछ टाइम के बाद बदल जाएगा, या आप इसे बदल देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको ये समझना होगा कि आप या कोई और एक नार्सिसिस्ट को बदल नहीं सकते हैं। एक नार्सिसिस्ट को केवल एक ही इंसान बदल सकता है, और वो इंसान वो खुद है, और वो भी तब जब वो अपने व्यवहार को स्वीकार करे और उसे बदलने के लिए तैयार हो। अगर आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप इस व्यक्ति से अलग हो जाएं, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ सुझाव हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें ताकि ये लोग आपको मैनिपुलेट ना कर पाएं, गैस लाइट ना कर पाएं। ग्रे रॉक मेथड का यूज करें। ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। इनकी बातों को, इनके बिहेवियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। सेल्फ केयर, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें जो आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही हो, आपके लिए सही हो। ऐसे किसी व्यक्ति से अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स शेयर करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या कोई भी पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम समझ सकता है, आपको सही एडवाइस दे सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। लोगों से बातें करें, शेयर करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक आपको पता भी कैसे चलेगा कि ये सब जो हो रहा है सही नहीं है। इनके बिहेवियर को, इनकी बातों को आप जितना इग्नोर कर सकते हैं करिए, बट लेट मी क्लियर कि आपको इनके बिहेवियर को, इनकी बातों को इग्नोर करना है, सहना नहीं है। अगर चीजें बहुत खराब हो रही हैं, आपके कंट्रोल से बाहर हैं, सामने वाला बहुत अब्यूजिव है, तो ऐसे में आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। अपने अधिकारों को जानिए और जो डिसीजन आपके लिए बेस्ट है वो लीजिए। इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसको लग रहा है कि ये ट्रेड्स उसमें हैं, वो खुद ही एक नार्सिसिस्ट है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके बिहेवियर को केवल आप ही बदल सकते हैं और कोई भी नहीं। और बदलाव के लिए जरूरी है ये स्वीकार करना कि हाँ, बदलाव की जरूरत है। आपके बिहेवियर में कुछ तो गलत है जो नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आपका बिहेवियर बदलना है, आपके बेहतर जीवन के लिए, आपके बेहतर रिश्तों के लिए, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी और बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी आपके एक्शन लेने से। जिस व्यक्ति पर भी आप ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये आपको जज नहीं करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, आपको सही एडवाइस देगा, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपने व्यवहार को समझने की कोशिश कीजिए, प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, एक काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब इसकी शुरुआत देखते हैं कि आखिर ये शब्द आया कहाँ से है। मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया है कि ग्रीक मिथोलॉजी में इस शब्द से जुड़ी हुई एक स्टोरी है जो कि काफ़ी पुरानी है। ये स्टोरी है उस टाइम के सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा घमंडी व्यक्ति की। ये स्टोरी है नार्सिसस की। नदियों के देवता थे जिनका नाम था सेफिसस, और एक निम्फ थी जिनका नाम था लिरियोपे। नार्सिसस इन दोनों का ही पुत्र था। नार्सिसस बहुत ही सुंदर था, बहुत ज्यादा। हिज ब्यूटी वॉज एन एक्सेप्शन। पूरे यूरोप में नार्सिसस की सुंदरता के चर्चे थे। जो भी इसे देखता था बस देखता ही रह जाता था। पर जितना ये सुंदर था उतना ही घमंडी भी था। जितना ये देखने में अच्छा लगता था उतना ही खराब था इसके बात करने का तरीका। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, जो मन में आया बोल दिया।
इसकी बातों से कोई व्यक्ति कितना आहत हो सकता है, कितना दुखी हो सकता है, इस बात से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी की भी भावनाओं की कोई कद्र नहीं, और सुंदर इतना कि जो देखे मोहित हो जाए। इसे कई लड़कियों ने प्रपोज किया था, इसने उन सबको मना कर दिया, और सिर्फ मना नहीं किया, उन सभी का बहुत अपमान किया। एक लड़का भी था जिसका नाम था अमीनियास, उसने भी इसे प्रपोज किया था। कहा था कि मैं अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं। नार्सिसस ने अपनी तलवार निकाली और कहा, लो, अगर जान दे सकते हो तो दे दो। अमीनियास ने इसके सामने इसी की तलवार से अपनी जान दे दी, और इसके माथे पर एक शिकंज तक नहीं आई। अमीनियास बहुत दुखी हुआ। मरने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की कि इस लड़के को इस बात का एहसास जरूर हो कि जब कोई इतनी बेइज्जती से बात करता है, अपमानित करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो कैसा लगता है। नार्सिसस एक हंटर था। उसका ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने में जाता था। एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है इको। इको भी एक निम्फ है। ये भी बहुत सुंदर थी, बहुत चंचल थी और बातूनी थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी। एक और निम्फ है जिनका नाम है जूनो या हेरा। एक दिन जूनो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जंगल में कहीं जा रही थी, क्योंकि जूनो का हस्बैंड ज्यूस उस पर चीट कर रहा था, और ये बात जूनो को पता थी, और वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। पर तभी रास्ते में जूनो को मिल जाती है इको। अब इको ने जूनो को अपनी बातों में उलझा लिया। जब जूनो को इस बात का एहसास होता है कि इको ने उसे जानबूझकर अपनी बातों में उलझा कर रखा है, तब फिर गुस्से में आकर जूनो ने इको को श्राप दे दिया कि तुम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल पाओगी, और जब भी सामने वाला कुछ बोलेगा तब तुम केवल उसके अंत के कुछ शब्द दोहरा पाओगी। एक दिन नार्सिसस अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था, और वो रास्ता भटक गया। वहीं से इको भी जा रही थी। जब इको ने नार्सिसस को देखा तो वो भी इसकी दीवानी हो गई, क्योंकि कुछ वक्त पहले इको को श्राप मिला था कि वो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं सकती। इस वजह से वो नार्सिसस के सामने नहीं आना चाहती थी, पर जहां भी वो जा रहा था उसके पीछे पीछे जा रही थी। और ये नार्सिसस को भी समझ आ रहा था कि कोई तो है उसके आसपास, उसके पीछे। इज एनीवन हियर? नार्सिसस पूछता है। इको इसके शब्दों को दोहराती है, हियर। नार्सिसस फिर पूछता है, कौन हो? सामने आओ। फिर आवाज आती है, सामने आओ। ये जानना चाहता था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। इसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि जो ये बोल रहा है वही दोहराया जा रहा है। फिर ये कहता है कि तुम जो भी हो, तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, हमें मिलना चाहिए। फिर से आवाज आती है, मिलना चाहिए, और इको सामने आ जाती है। जैसे ही इको इसके सामने आती है, नार्सिसस कहता है, रुको, दूर रहो, और फिर बेचारी का बहुत अपमान करता है। अंत में नार्सिसस कहता है, मे आई डाई बिफोर व्हाट इज माइन इज योर्स। इको बेचारी श्रापित है, बोलना तो कुछ और चाहती है पर बोल नहीं सकती। अंत के शब्द दोहराती है, व्हाट इज माइन इज योर्स। अब इको अपमानित होकर, बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है। वहां से जाने के बाद वो एक गुफा में चली जाती है और फिर दोबारा कभी बाहर नहीं आती। कहते हैं कि उसका शरीर नष्ट हो जाता है, उसकी हड्डियां पत्थर में बदल जाती हैं और केवल उसकी आवाज रह जाती है, जिसे आज भी वहां के लोग इको देवी के रूप में जानते हैं। ग्रीक में प्रतिशोध की देवी है नेमेसिस। जब इको के बारे में नेमेसिस को पता चलता है, तब वो तय करती हैं कि अब वो नार्सिसस को सबक जरूर सिखाएंगी। अमीनियास ने भी मरने से पहले नेमेसिस से ही प्रार्थना की थी। अगले ही दिन नार्सिसस जंगल में शिकार के लिए गया। तब नेमेसिस ने इसके लिए एक प्लान बनाया। नार्सिसस को बहुत जोर से प्यास लगती है और पानी की तलाश में ये एक बहुत ही सुंदर से तालाब के पास पहुंच जाता है। जैसे ही ये तालाब से पानी पीने के लिए झुकता है, नार्सिसस पानी में अपने आप को देख लेता है और वो अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर मोहित हो जाता है। इसे ये नहीं पता था कि ये इसी का रिफ्लेक्शन है, इसी का प्रतिबिंब है। इसे लगा ये कोई और है जो इस तालाब में रहता है, अभी उससे बातें कर रहा है। तुम कौन हो मेरे असाधारण दोस्त? नार्सिसस ने बहुत कोशिश की पर उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। नार्सिसस बहुत दुखी होता है। इसे लगा शायद ये मुझसे बात नहीं करना चाहता है, मुझे इग्नोर कर रहा है। नार्सिसस उससे पूछता है
कि तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि ये काफी समय तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा, अपने रिफ्लेक्शन को देखता रहा, उससे बातें करता रहा और अंत में इसका शरीर मिट्टी में मिल गया और उसकी जगह पर कुछ फूल आ गए जिसे नार्सिसस के फूल कहते हैं। जैसे सूरजमुखी के फूल ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो सूर्य को देख रहे हों, वैसे ही नार्सिसस के फूल अपने आप को तालाब में देखते हुए प्रतीत होते हैं। अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए नार्सिसस के अंतिम शब्द थे, मेरे असाधारण दोस्त, अलविदा। यहां पर एक आवाज और गूंजती है, अलविदा। कहते हैं ये आवाज थी ईको की।